भाई मार्केट ना इस टाइम पर बहुत ही तगड़ी हो रही है और इस टाइम पर सितंबर के महीने के अंदर भाई तगड़े तगड़े लॉन्चेस हो रहे हैं और साथ ही में सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट की बीबीडी वाली। और इस सेल के अंदर आपको पता है भाई सभी लोग जो फोन लेने की उत्सुकता में थे वो सारे के सारे आके बिछाए बैठेंगे कौन सा फोन लेना कौन सा नहीं लेना। तो अगर आपका बजट 35,000 रुपए के आसपास है और आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है Vivo V60 या फिर Samsung का S24 FE और आप सोच रहे हो भाई इन दोनों में से कौन सा तगड़ा स्मार्टफोन है, तो ये वाली वीडियो आप लोग ले, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर इन दोनों ही फोन को हम लोग तगड़ा वाला बढ़ाने वाले और देखते हैं भाई इन दोनों में से कौन सा विजेता निकल कर आता है। और मैं सच बता रहा हूं भाई जो इसके रिजल्ट्स है ना वो आपको शॉकिंग लगने वाले हैं, मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल को बनाते हो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबाओ चलो इस बटन को और स्टार्ट करते हैं इन दोनों के ही एक इन डेप्थ कंपैरिजन के साथ। सबसे पहली चीज यार देखो, प्राइसिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैं ना सेल की प्राइसिंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो बीबीडी सेल है उसके अंदर क्या प्राइस आएगा वो मुझे खुद नहीं पता है। एजम्पशंस हम लोग लगा सकते हैं 10 तरीके की, बट मैं अभी उस एजम्पशंस के ऊपर काम नहीं करूंगा जब तक मुझे ठोस सबूत ना मिले कि यहाँ पे यही प्राइस होगी। तो अभी इस टाइम पर आप लोग इन दोनों ही फोन को चूज करते हो। स्टार्ट करेंगे S24 FE से। इसका प्राइस 40,000 रुपए इस टाइम पर कोटेड है, बट आप लोग 4,000 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो अगर आपके पास एक्सिस और SBI का कार्ड है। उसमें एक कैच ये कि आप सिर्फ एक ही बार 4,000 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो, एक महीने में या फिर एक पूरे क्वार्टर में। तो ये थोड़ा सा ग्लिच है जो मुझे अजीब लगता है, पता नहीं क्यों ये फ्लिपकार्ट ने करा, बट भाई फ्लिपकार्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन है। बट एक मेरा अंदर से अनुमान मान लो ये है कि जो S24 FE है ये आप लोगों को अराउंड 30,000 के मिल सकता है इन बीबीडी सेल, क्योंकि मैंने खुद ये वाला फोन अभी थोड़े टाइम पहले ही, एक महीने पहले 34,000 रुपीज में खरीदा था। तो भाई क्रेजी डील थी। अब ये दोबारा से महंगा हो गया 40,000 रुपए का। बट अगर बात करें वीवो की तो ये फोन अभी लेटेस्ट लॉन्च है, इस पे ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी S24 FE से थोड़ा सस्ता है। ये आपको पड़ जाता है 36,999 का, जिसके अंदर आपको 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। और दोनों में ही S24 FE और वीवो दोनों के अंदर सेम वेरिएंट आएगा, बेस 8GB 128GB वाला। अगर आपने अब सिलेक्ट कर लिया और अगर आप लोग सोच रहे हो डब्बे में क्या आता है तो देखो यार, अगर सैमसंग की बात करें तो इसका डब्बा बहुत स्लिम ट्रिम आता है। इसके डब्बे में कुछ ज्यादा चीज आपको नहीं मिलती, डॉक्यूमेंटेशन होती है, सिम इजेक्शन पिन होती है और साथ ही में हमारी एक केबल होती है टाइप टू टाइप सी वाली। बट अगर बात करें भाई वीवो की तो इसका डब्बा थोड़ा खाते पीते घर से आता है। इसके अंदर आपको भाई इसका एक केस मिल जाता है, साथ ही में इसके आपको एक 90 वॉट्स का फ्लैश चार्जर भी मिल जाता है। तो फोन को चार्ज करने की टेंशन इतनी नहीं होगी जितनी आपको सैमसंग के लिए हो सकती है। तो ये एक कंपैरिजन हमारा हो गया अनबॉक्सिंग और प्राइसिंग का। आपको अगर ये वाले दोनों ही स्मार्टफोन लेने हैं ना तो आप लोग एक काम कर सकते हो, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर हमारा ना यहाँ पे प्रोडक्ट टैग आ रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करते हो और अगर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हो तो आपको सेम डिस्काउंटेड रेट पे ही फोन पड़ेगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी चैनल की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको S24 FE लेना है या फिर वीवो का V60 लेना है, यहाँ पे मैंने दोनों ही प्रोडक्ट को लिंक कर रखा है, आप लोग जाके ले सकते हो। या फिर इनकी कोई भी एसेसरीज खरीदनी है वो भी मैं लिंक कर दूंगा, जाके लेना, चाहे कवर हो टेम्पर्ड ग्लास हो, उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और हम आपको और क्रेजी लेवल की वीडियोस दे पाएंगे। बात करें देखो यार कलर्स की, तो दोनों फोन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। हमारा जो Vivo V60 इसके अंदर ऑस्पिशियस गोल्ड कलर आता है जो मेरे हिसाब से परफेक्ट कलर है। मिस्ट ग्रे कलर भी आता है, देन एक मूनलाइट ब्लू आता है। मूनलाइट ब्लू भी बड़ा अच्छा कलर है। वहीं पे S24 FE के अंदर आपको बहुत ही सटल कलर्स मिलते हैं, ब्लू, ग्रेफाइट, मिंट, तीनों के अंदर ना एक सटल सी टोन है, थोड़ा म्यूटेड कलर्स हैं, अच्छे लगते हैं नो डाउट दिखने में। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कौन सा पसंद है। अगर बात करें भाई डिजाइन की तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है ये। आप लोग ऐसे मुझे सबसे पहले बताओ कौन सा फोन पसंद आ रहा है। अगर बात करें सैमसंग की तो इसके अंदर आपको पीछे की साइड में एक ग्लास बैक देखने को मिल जाती है विद एल्यूमिनियम फ्रेम, जिस वजह से भाई ये फोन एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट वाला लगता है। आप जब इस फोन को हाथ में उठाओगे तो ऐसा नहीं फील होगा कि आपने भाई एक ऐसे प्लास्टिक की फोन उठा रखा है, जिस वजह से ये फोन नो डाउट भाई स्टैंड अपार्ट करता है इस सेगमेंट के अंदर। वहीं पे अगर Vivo V60 की बात करें तो ये प्लास्टिक बॉडी के साथ आपको देखने को मिल जाता है विद ग्लास बैक, लेकिन जो इसकी ग्लास बैक है ये ना फ्रॉस्टेड फील के साथ आती है। वहीं पे जो सैमसंग ग्लास बैक है वो थोड़ी ग्लॉसी फील के साथ आती है। अब फ्रॉस्टेड ग्लास बैक जो ना काइंड ऑफ प्लास्टिक की फील देती है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट नो डाउट दोनों में ग्लास है। लेकिन हाँ, फ्रेम की जहां तक रही बात, Vivo का आपको थोड़ा सा चीप लगेगा क्योंकि वो प्लास्टिक का है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी वो ये कि जो इन हैंड फील है वो Vivo की बेटर है, जस्ट बिकॉज उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी कर्व्ड है। और कर्व क्या करता है, आपके हाथ के ना डेंट सा क्रिएट नहीं करता, जिससे थोड़ा फोन कंफर्टेबल रहता है हाथ में उठाने में। वहीं पे सैमसंग थोड़ा सा भाई बॉक्सियर शेप में आता है, जब आप इसको हाथ में उठाओगे तो इसकी जो बॉडी है थोड़ी सी हाथों में गड़ती है, तो वो थोड़ा सा आपको इशू लग सकता है अगर आप लोग उसे लंबे समय तक यूज करते हो। अच्छा, अभी हम लोग जैसे कि बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की, तो एक चीज और है जो Vivo का वेट है वो 192 ग्राम का और सैमसंग वेट 213 ग्राम। तो कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा भारी लगता है और वो इसलिए भी है क्योंकि भाई एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज हुआ है, जिस वजह से हल्का सा फोन भारी हो ही जाता है। और देखो डिजाइन का जो एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है वो इनके कैमरा मॉड्यूल्स है। दोनों के अंदर आपको लाइक वर्टिकली अलाइन कैमरा ही मिलते हैं, लेकिन सैमसंग के अंदर ट्रिपल कैमरा एक रिंग शेप के अंदर आता है जो कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज वाला है। तो अगर आप ये वाला फोन यूज करो तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि भाई ये फ्लैगशिप फोन यूज करा है। वहीं Vivo के अंदर जो अपनी ये नई V60 सीरीज है इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा X200 FE वाला कैमरा मॉड्यूल कॉपी करा है, जिससे कि ये इस तरीके का अलाइनमेंट है। थर्ड कैमरा जो राइट साइड में अलाइंड है विद और लाइट नीचे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है और ऊपर जायस की ब्रांडिंग है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आपकी चॉइस भाई अलग है। अगर आपको सैमसंग का पसंद आता है तो आपको भाई थोड़े फ्लैगशिप वाली चीजें पसंद ज्यादा आती हैं। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग अपने थॉट्स को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी दोनों फोन के बैक पैनल के अंदर कि ना फिंगरप्रिंट इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सैमसंग के अंदर आपको फिंगरप्रिंट्स हल्के फुल्के ना लाइट के रिफ्लेक्शन के हिसाब से दिख जाएगा, बट अगर आप इस फोन को नॉर्मली यूज करो तो फिंगरप्रिंट्स पे नहीं आते, जबकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ग्लॉसी बैक होने के कारण शायद इसमें दिख सकते हैं
हमारे फिंगरप्रिंट, ऐसा नहीं है, दोनों फोन्स में मिनिमम फिंगरप्रिंट्स आते हैं। बैक ग्लास की ना प्रोटेक्शन में हल्का सा फर्क है, सैमसंग ने ना कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस लगा हुआ है पीछे की साइड, वहीं पे वीवो ने ये नहीं मेंशन कर रखा है कि इन्होंने कौन सा ग्लास बैक यूज करा है। इस चीज की वजह से मुझे कहीं ना कहीं डिजाइन वाइज ना थोड़ा सैमसंग यहाँ पे बेटर लग रहा है। बटन्स की अगर बात करें तो दोनों फोन में राइट साइड अलाइंड है, बट हमारे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन बिल्कुल नीचे हो जाता है। मैं बोलूंगा फोन की जो हाइट है वो लगभग सिमिलर है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर आप लोग ऊपर की साइड देखो तो आपको वीवो के अंदर भाई एयर ब्लास्टर मिलता है, बट सैमसंग के अंदर हमारे को सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, और नीचे साइड में टाइप सी पोर्ट देखने मिलते हैं। दोनों फोन के अंदर सिमिलर से अलाइंड है, वहीं पे स्पीकर ग्रिल भी राइट साइड में मिलती है सैमसंग और वीवो दोनों में। वीवो की ना मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा कि ये लोग IP60 और 690 रेटिंग दोनों ही देने लग गए हैं अपने सभी स्मार्टफोन्स के अंदर, तो इससे रहता है एक श्योरिटी हो जाती है कि भाई फोन हमारा हाई प्रेशर वाटर्स को भी झेल सकता है। बट देखो मैंने आपको 1000 बार ये चीज बोली है कि यार अपने फोन्स को बचा के रखा करो, पानी मत डुबाया करो, आपने मेहनत से कमाया यार, कुछ भी दिक्कत होगी फिर आप लोगों की तकलीफ होगी चेंज वेंज कराने में चीजें। खैर यहाँ पे IP68 690 रेटिंग के साथ ही ना वीवो के अंदर आपको जो है ना 1.5 मीटर के पानी में ये फोन 120 मिनट्स तक रह सकता है, जबकि सेम हमारे को रेटिंग सैमसंग में मिलती है IP68 की, इसमें 69 नहीं है, बट ये वाला जो फोन है 1.5 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट्स तक रह सकता है। तो यहाँ पे जो वाटर सस्टेन करने की काबिलियत है वो वीवो में ज्यादा है। बट इसको टेस्ट करने के लिए तुम लोग भाई फील्ड में मत उतर जाना कि चलो भाई स्विमिंग पूल में नहा के देखते हैं, भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है। अब IP रेटिंग की बात करने के बाद डायरेक्टली भाई मैं हैप्टिक्स की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोनों फोन को टेस्ट कर चुका हूं, वीवो तो मैं कर ही रहा हूं, साथ ही में सैमसंग को पिछले 1 साल से ही कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि दोनों की हैप्टिक्स लगभग से सिमिलर है, ज्यादा कुछ मुझे फर्क नहीं लगा है। बस हाँ ये चीज मैं कह सकता हूं कि दोनों के अंदर ही हैप्टिक मोटर्स और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, ताकि हमें जब टाइपिंग कर रहे हैं या फिर जब फोन वाइब्रेट हो रहा हो तो पता चले, बट उतनी स्ट्रॉन्ग मुझे फील नहीं होती इन दोनों ही फोन्स की मोटर। और NFC के जहां तक बात है तो दोनों फोन के अंदर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन एक चीज और है, जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हो तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से ना अप्लाई वीवो V60 के अंदर आता है, वहीं पे सैमसंग में कोई भी सामने की तरफ में स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड नहीं आता। अब सामने की तरफ हम लोग आ ही गए तो चलो अब डिस्प्ले की बात करते हैं, बट उससे पहले हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करना चाहेंगे। दोनों फोन के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और थोड़ी सी जो प्लेसमेंट है वो आपको डिफरेंट मिलती है दोनों फोन के अंदर। मुझे वीवो का हल्का सा नीचे लगता है फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं पे सैमसंग का हल्का सा ऊपर है, बट वो पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। मुझे पर्सनली सैमसंग की जो प्लेसमेंट थोड़ी बेटर लगती है फिंगरप्रिंट सेंसर के मामले में। अब डिस्प्ले की तरफ आ गए तो भाई एक्चुअल असली माल क्या है वो बताता हूं। तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का एक बहुत ही प्यारा पैनल मिलता है, जो कि भाई बहुत ही अच्छे कलर प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखोगे ये वॉलपेपर भी कितना प्यारा लग रहा है इस वाले हमारे सैमसंग के फोन के ऊपर, और ये एक फ्लैट पैनल है। इसके अंदर बेजल्स का अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो ओवरऑल 3 साइड है ऊपर राइट और लेफ्ट वो तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बट हल्की सी चिन के अंदर आपको बेजल देखने मिल जाती है, बट वो भी इतनी ज्यादा बॉर्डर में नहीं आती है। और वहीं पे पंच होल कैमरा आपको दिख जाता है, इतना बड़ा ज्यादा बड़ा वो भी नहीं है। बट कलर्स की जहां तक बात रही भाई वन ऑफ द बेस्ट कलर्स ये प्रोड्यूस करती है। सैचुरेशन हो गया, शार्पनेस हो गई, कंट्रास्ट हो गया, ऑन पॉइंट है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स के अंदर HDR कंटेंट प्ले करते हो मस्त लगता है, वहीं पे अगर आप लोग YouTube के अंदर भी HDR कंटेंट प्ले करते हो बढ़िया लगता है। मेरे को इस डिस्प्ले से कोई शिकायत ही नहीं हुई है। 1200 निट्स का ऑलमोस्ट इसका HBM मोड मिल जाता है, और पीक ब्राइटनेस के अराउंड 1900 निट्स की है, जो कि बढ़िया है। बट अगर बात करें भाई दूसरी तरफ हमारे वीवो के इस प्यारे दुलारे स्मार्टफोन की, तो इसके अंदर 6.77 इंचेस का एक फुल HD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। ये क्वाड कर्व पैनल, तो 4 साइड जो है इसकी हल्की सी राउंडेड है, थोड़ा सा और बेटर लगता है। और कहीं ना कहीं कर्व डिस्प्ले मुझे थोड़ी बेटर लगती है एज कम्पेयर टू फ्लैट पैनल्स। मैं सैमसंग के कर्व पैनल्स को ज्यादा ही पसंद करता आया, बट भाई सैमसंग ने मेरे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया देना। लेकिन वीवो दे रहा है यहाँ पे कर्व पैनल अच्छा है। इनकी जो ओवरऑल पीक ब्राइटनेस है ना वो हमारे सैमसंग से ज्यादा है, जो कि 5000 निट्स की है, और जो HBM है वो भी हल्का सा ज्यादा है, जो कि 1500 निट्स का है। अब डायरेक्टली आउटडोर कंडीशन के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं लगता, और वो कुछ सिनेरियोज में ही ऐसा होगा जब ये वीवो हमारा 5000 निट्स की ब्राइटनेस लेके जाएगा, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्प्ले, तो वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो नॉर्मली आप 1500 निट्स और 1200 निट्स को कंपेयर करना, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। आउटडोर विजिबिलिटी मेरे को लगभग सिमिलर ही लगी, और दोनों के अंदर आपको रिफ्लेक्शन सेम मिलती है, और कोई ऐसी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी नहीं है। दोनों फोन के अंदर HDR प्लेबैक बहुत ही ज्यादा प्यारा, नेटफ्लिक्स में दोनों फोन चला लेते हैं, इवन YouTube के अंदर भी HDR चल जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक चीज है जो आप लोग को ना एक साथ ऐसे ऑन कैमरा में दिखा नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि हमारा कैमरा भी वो चीज कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अलग डायनामिक रेंज होती है। बट मैंने जो अपनी आंखों से नोटिस करा वो ये है कि जो सैमसंग की HDR टोनिंग एंड मैपिंग है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो। तो यहाँ पे जो सैमसंग की डिस्प्ले जब आप लोग 4K HDR कंटेंट प्लेबैक कर रहे हो उसके अंदर थोड़े से कलर्स का वेरिएशन आता है जो ज्यादा बेटर और नेचुरल लगता है जैसे होने चाहिए, और वहीं पे जो शार्पनेस है वो भी सैमसंग डिस्प्ले में ज्यादा है। अब ये चीज ना मैं आपको डायरेक्टली नहीं समझा पाऊंगा बी-रोल्स के माध्यम से, क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगा जब तक आप दोनों को साइड बाय साइड नहीं देखो। बट भाई को थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट है तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए। दोनों फोन के अंदर हमारे को ग्रे टिंट नहीं मिलता है, जिसके ऊपर ज्यादा लोग कंसर्न रहते हैं। एंड सेकंड पार्ट ये कि डीप ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है। खैर यहाँ पे डिस्प्ले की इतनी बात हो गई तो प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर फोन गिर गया तो क्या होगा। सैमसंग के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस लगाया गया, जो कि भाई एक और तगड़ा वाला हमारा मस्त ग्लास है, और वीवो ने हमारा डायमंड शील्ड ग्लास लगाया है। अब देखो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सैमसंग यहाँ पे थोड़ी ब्रांड प्रोपोजिशन के हिसाब से चल रहा है, बेटर ग्लास दे रहा है। अब ग्लास एट द एंड ग्लास होता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा ग्लास टूटेगा नहीं, कौन सा ग्लास टूट जाएगा, बट हाँ ये है कि सैमसंग थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सही ग्लास दे रहा है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरा है, वो है भाई स्पीकर क्वालिटी। अब आपको पता होगा भाई हमारे तरफ ब्रांड भाई बड़े बड़े वर्ड्स फेंक देती है, ये लो भाई डॉल्बी
डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, ये वो। अब लेकिन भाई इन रियलिटी कौन सा अच्छा है? सैमसंग के अंदर भी आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, वीवो के अंदर भी स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। स्पीकर भाई दोनों ही फोन के अंदर डबल ही आ रहे हैं, लेकिन अगर रिचनेस की बात करें, लाउडनेस की बात करें, एक क्लैरिटी की बात करें, तो आपको वो सैमसंग के स्पीकर में बेटर मिल जाती है। अब ना साउंड का ना एक ऐसे, मैं ऑडियो फाइल नहीं हूं, सच बताऊं, मैं ऐसे बिल्कुल इन डेप्थ नहीं जानता भाई कि क्या हर्ट्स और ये सब, बट मेरे को सुन के जो समझ आता है मैं बताना चाहूंगा कि जो सैमसंग की आवाज है वो थोड़ी सी सॉर्टेड इस वे में लगती है कि ना डायलॉग्स क्लियर सुनाई दे रहे हैं, ज्यादा बेटर सुनाई दे रहे हैं और पता चल रहा है कि म्यूजिक के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। वहीं पे हमारा वीवो के अंदर नो डाउट अच्छे स्पीकर है, लाउड है, बट कंपैरिजन के अंदर जब बात आती है तो सैमसंग के इससे बेटर क्लैरिटी के साथ हमारे को साउंड दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज के अंदर हमारा सैमसंग जीत जाता है। स्पीकर अगर आप लोग ज्यादा यूज करते हो, अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो अपने फोन पे, तो आपको सैमसंग में ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखो, मेरे को पता है हर बंदा स्पीकर के ऊपर ही निर्भर नहीं करता अपनी चीजों को, और भी चीजें होती हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस सबसे बड़ा फैक्टर मुझे पता था, लेकिन मैं थोड़ा सटल वे में बोल रहा था, मुझे लगा थोड़ा ऐसी खैर यहाँ पे दोनों फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भाई साहब क्रेजी लेवल की है। अगर बात करें हमारे सैमसंग के अंदर, इसमें आता है Exynos 2400E, ये सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है, 4 nm बेस्ड चिपसेट, बड़ा अलग सा प्रोसेसर है। वहीं पे वीवो के अंदर यूज करके Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ये भी सेम 4 nm बेस्ड प्रोसेसर है। अब दोनों का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो एफिशिएंसी काइंड ऑफ सिमिलर होती है, बट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है। उस चीज को हम लोग बाद में बात करेंगे बैटरी डिपार्टमेंट में। अगर बात करें भाई दोनों फोन्स की नॉर्मल स्कोर्स की, जो ज्यादातर लोग भाई देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो Antutu की अगर बात करूं तो वीवो जो है हमारा यहाँ पे 10 लाख के आसपास का Antutu निकाल के देता है, वहीं पे सैमसंग हमारा 16 से लेके 14 लाख के बीच का Antutu निकाल के देता है। अब कभी कभी वीवो के अंदर भाई 9 लाख का Antutu भी आ जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखो कि ग्राफिक्स वाइज, तो सैमसंग के प्रोसेसर के अंदर ज्यादा है। तो मुझे लगा था नॉर्मल सीपीयू टास्क के अंदर शायद ये इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए सैमसंग, बट जब मैंने वो चीज चेक करी तो हमारे को 2000 प्लस का गीकबेंच स्कोर सिंगल कोर पे आया सैमसंग के अंदर, और वहीं पे 6000 प्लस का मल्टी कोर था। वीवो के अंदर वही सेम चीज 1200 प्लस थी हमारे सिंगल कोर और 3400 प्लस थी हमारे मल्टी कोर स्कोर में। क्लियर विनर हमारा प्रोसेसिंग के अंदर इन वाले बेंचमार्क्स में सैमसंग निकल गया। अब मैंने डे टू डे लाइफ के अंदर जब ये चीज चेक भी करी तो मुझे लगा कि हाँ भाई सैमसंग थोड़ा स्नैपियर फील होता है। अब ये उसका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है या फिर उसका हार्डवेयर इतना अच्छा है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जब आप लोग नॉर्मली फोन के अंदर स्क्रोलिंग कर रहे हो, जब आप नॉर्मली कुछ चीजें कर रहे हो, अपनी गेम्स खेल रहे हो, तो कौन सा फोन ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। तो वहां पे सैमसंग ने मुझे वो चीज करके दी और ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ, जो कि बहुत लोग बोल रहे हैं यार हीट हो जाता है। मेरा फोन पता नहीं क्यों जनरली मुझे लग रहा था हो जाएगा हीट, बट हुआ नहीं, तो भाई गॉड्स ग्रेस, शायद अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका हो रहा है सैमसंग हीट तो एक बार बताना मुझे कमेंट में। अच्छा, ये परफॉर्मेंस वाला पार्ट ना इतना तक ही सीमित नहीं रखा मैंने, गेमिंग तक भी इसको एक्सटेंड करा। तो वीवो के अंदर आपको पता है 60 FPS की ही BGMI सपोर्टेड है, इसमें 90 FPS अभी सपोर्टेड नहीं है। सैमसंग के अंदर यहाँ पे भाई 90 FPS के बाद को BGMI का सपोर्ट मिल जाता है स्मूथ सेटिंग के अंदर। TDM के अंदर 80 फ्रेम्स एवरेज हमारे सैमसंग में इजीली से आ जाते हैं। वहीं पे हमारा जो वीवो है ये 55-50 फ्रेम्स तक लेके चला जाता है। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो नो डाउट भाई आपको सैमसंग में ज्यादा बेटर मिलने वाला है ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज या फिर आप स्टेबिलिटी वाइज देखो। अब ये जो परफॉर्मेंस का हम लोग इशू बता रहे हैं, ये एक चीज और पे निर्भर है, क्योंकि हमारी जो कैसे तो स्टोरेज स्पीड्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो स्टोरेज टाइप कौन सी है दोनों फोन के अंदर, तो यहाँ पे सैमसंग ने यूज करा है UFS 3.1, बहुत ही प्यारा स्टोरेज मेरे हिसाब से। 30,000 के सेगमेंट में 35,000 के सेगमेंट में ये डाल देते हैं, हमारे को संतुष्टि हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती, हमारे 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे स्टोरेज के साथ। वहीं पे वीवो से एक शिकायत मेरी हमेशा रहेगी कि UFS 2.2 की स्टोरेज आती है इस वाले फोन के अंदर, तो थोड़ा सा वो आपको फर्क देखने को मिलेगा जब आप लोग ऐप लोडिंग करोगे, गैलरी के अंदर मल्टीपल अगर आपके पास फोटोज होंगी तो जब वो लोड होंगी थोड़ा सा टाइम लगाएंगी। बट या देखो, अब ये चीज डिपेंड करती है कि आपका यूजेज कैसा है। अगर आप इतना ज्यादा उन चीजों को निर्भर नहीं लगते तो आपको वीवो अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग हो भाई अपनी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको सैमसंग बेटर लगेगा। उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि भाई जो रैम का वर्जन है वो सैमसंग में LPDDR 5X है, वीवो के अंदर LPDDR 4X है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा डाउनग्रेड मिल रहा है वीवो के अंदर। वहीं पे वीवो के अंदर एक चीज और है, जो आपको ये नीचे का टाइप सी पोर्ट मिलता है ये 2.0 वाला है, और सैमसंग के अंदर USB-C 3.2 वाला है, जिसका जनरेशन बेटर है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर स्पीड्स हो गई, अगर आप SSD लगा कुछ चीज को अपने फोन में सेव कर रहे हो या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो कुछ जगह पे, तो आपको ज्यादा अच्छी स्पीड सैमसंग मिलने वाली है। तो नो डाउट भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज मुझे नहीं लगा था कि सैमसंग जीत जाएगा, बट भाई हाँ, सैमसंग परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में वीवो के पीछे कर चुका है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से अब जज करके चलना है कि आप परफॉर्मेंस देख रहे हो इस प्राइस में या फिर कुछ और चीज देख रहे हो जो वीवो दे रहा है। बट सच बताऊं, अगर आप लोग को ना स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस चाहिए तो ये दोनों ही फोन नहीं है, आपको इससे बेटर iQOO के डिवाइसेस मिल जाते हैं,
पोको के डिवाइसेस मिल जाते हैं। तो ये दोनों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ही फोन के अपने अपने क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करते हैं, जो मार्केट के अंदर अलग तरीके से चलते हैं। सैमसंग थोड़ा फ्लैगशिप लेवल आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, कुछ जगह पे वो कटौती कर देता है। वहीं पे जो हमारा वीवो है फ्लैगशिप लेवल कैमरा देने की कोशिश करता है इस प्राइस में। तो दोनों की ही मार्केट अलग है, तो इनको एज अ परफॉर्मेंस में इसलिए इतना ज्यादा तोड़ भी नहीं रहा सच बताऊं तो। लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये बात कर लेते हैं। बट मुझे पता है एक चीज जो बहुत ज्यादा निर्भर करती है, वो है भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। दोनों फोन के अंदर आप कह सकते हो बहुत अलग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, दोनों में ही एंड्रॉइड बेस्ड है। बट यहाँ पे सैमसंग के अंदर आता है वन यूआई। अब वन यूआई जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि काफी मैच्योर्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा ऐसे अलग फीचर सेट के साथ आता है, जिससे कि हमारे यूजेज पैटर्न लर्न कर लेता है और उस हिसाब से आपको बैटरी लाइफ देता है। और नो डाउट भाई जब आप लोग इसे यूज करोगे तो आपको मजा आएगा, कि लगेगा कि भाई प्रीमियम एक्सपीरियंस ही ले रहा हूँ। वीवो के अंदर आपको यहाँ पे फन टच OS मिलता है, नो डाउट ये भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, बट उतना मैच्योर नहीं हुआ है जितना वन यूआई हो चुका है। अब जैसे कि आप एक नॉर्मल चीज ये देख लो कि इसके अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वहीं पे सैमसंग में आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स और 7 साल के नॉर्मल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो ये आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा कि सैमसंग अपने इन सीरीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देता है, जिस वजह से लॉन्जिविटी बनी रहे कस्टमर की। वैसे सैमसंग जब लॉन्च हुआ था वन यूआई 6.1 पे लॉन्च हुआ था, बट अभी वन यूआई 7 इसमें आ चुका है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। तो अभी तो भाई लंबा समय पड़ा है इन दोनों ही फोन्स का सॉफ्टवेयर के मामले में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि थोड़े बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमारे को सैमसंग मिल जाता है। अभी भी देखो इसमें अपडेट आ रहा है सिक्योरिटी वाला। वहीं पे वीवो का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग है, आपको उस तरीके की क्लैरिटी और मैच्योरिटी नहीं लगेगी। थोड़ी बहुत आपको इसमें ब्लोटवेयर मिल जाते हैं, ये ब्लॉक ये वाली गेम्स आ जाती हैं 2-4, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों से जूझना पड़ेगा एंड इन चीजों को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा वीवो में। S24 FE के अंदर कुछ अपने गैलेक्सी AI के फीचर आते हैं, कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, इंटरप्रेटर हो गया, नोट असिस्ट हो गया, फोटो में से ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया, साथ ही में सर्कल टू सर्च हो गया, ऐसी चीजें आती हैं। वीवो के अंदर भी अपने कुछ चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया, 2-4 सर्कल टू सर्च, गैलरी टेक्स्ट कॉपी, फोटो एंड आंसर, ये सब चीजें भी आती हैं। तो AI के फीचर्स लगभग सिमिलर हैं। लेकिन सैमसंग का भाई एक AI फीचर इतना ज्यादा तगड़ा है कि मैं क्या बताऊं, वो है भाई एक जगह से ऑब्जेक्ट को इरेज करके उसको वापस वहां पे जनरेट कर देना। जैसे कि मान लो ये मेरी एक फोटो है, मैं इसको यहाँ पे AI पे क्लिक करता हूँ, AI जनरेटिव वाले पे, यहाँ पे मैं जनरेटिव एडिट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। यहाँ पे मैं ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे गाड़ी है, इसको मैंने नॉर्मल एक वो दिया था, ऐसे गोला सा बनाया था, उसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया क्या चीज है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ से इरेज करने के बाद मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पेड़ वेड़ भी ले लिए थे, उनको थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कि बना पाता है या नहीं। बट भाई ये चीज बहुत मस्त है, यहाँ पे अभी एकदम से गाड़ी हट जाएगी और हमारे पास यहाँ पे विदाउट गाड़ी वाली एक इमेज जाएगी, जैसे कि ये देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। बट वो पेड़ की वजह से थोड़ी सी गाड़ी एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गई। लेकिन ये चीज आपको देख के पता चल जाएगा कि सैमसंग का AI नो डाउट भाई बहुत आगे है दूसरे ब्रांड से, और ये चीज मैंने लाइक फील करी है। मैंने अभी रिसेंटली 2-4 फोटोज अपनी एडिट करी थी, इससे कहीं मैं गया था तो भाई मस्त पीछे से एडिट करके हटा देता है, मस्त लगता है यार। और इसी सेम फोटो के अंदर जब मैंने वीवो के अंदर इरेज कर, तो भाई उसने यहाँ पे पेड़ सा बना दिया जो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो जनरेटिव एडिट दोनों में आता है, लेकिन जो बेटरमेंट है वो हमारे को सैमसंग में मिलती है उसकी। अच्छा, सैमसंग की और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको, जैसे कि सैमसंग की नॉक्स वॉल्ट आपको मिल जाता है, नॉक्स सिक्योरिटी का फायदा मिलता है इस S24 FE के अंदर। तो आपको श्योरिटी रहेगी कि अगर आप लोग इसमें कुछ भी अपना चीजें सेव कर रहे हो, आपको इसमें सैमसंग का टैप एंड पे का भी ऑप्शन मिल जाता है, सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग अपनी चीजें उसके ऐड ऑन कर सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और वो सैमसंग के नॉक्स के अंदर सिक्योर्ड रहता है। तो ये एक ऑन डिवाइस सिक्योरिटी के मामले में सैमसंग के अंदर आपको ज्यादा बेटर चीजें मिल रही हैं एज कम्पेयर टू वीवो। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं सैमसंग के बारे में, आपको पता चल चुका है, लेकिन जहां पर भाई वीवो शाइन करना चाहिए वो है कैमरा डिपार्टमेंट। क्योंकि मुझे पता है आप लोग देख रहे होगे भाई, आपको इधर जाइस की ब्रांडिंग मिल जाती है और हमेशा से खटकती है भाई, ये चीज देख के लगता है हाँ भाई क्या फोटो आएगी। तो अब हम अपने कैमरा सेगमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं कि कैमरास कैसे होने वाले हैं। अगर बात करें भाई हमारे इस सैमसंग के कैमरास की, तो इसमें 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। तीनों ही लेंस कमाल के लेंसेज हैं, काम वाले फालतू के मैक्रो डेप्थ लेंसेज नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल एप्रोप्रिएट लेंस है। वीवो के अंदर यहाँ पे आपको सेम बढ़िया सेटअप मिलता है। सोनी का मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, IMX766 वाला। एक और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, ये भी सोनी का IMX882 सेंसर है, तो टेलीफोटो शॉट्स काफी ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। और वहीं पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है इस वाले फोन के अंदर। साथ ही में इसमें ऑरा लाइट मिलती है, स्टूडियो क्वालिटी वाली, थोड़ी सॉफ्ट रहती है। अब जब हमने भाई डायरेक्टली कंपेयर करा कुछ फोटोज को, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं कंपेयर, चलो बाहर चलते हैं और बाहर आपके सामने एक्चुअल इन सिनेरियो कंपेयर करके दिखाते हैं कि किसकी फोटो किस जगह पे बेटर है। सर मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली हैं दोनों ही स्मार्टफोन से, और मुझे ना बहुत अलग से आपको बताऊं रिजल्ट्स मिले हैं, और मैं खुद अभी इस टाइम पर कंफ्यूज हूं कि भाई कौन सा फोन बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि भाई दोनों ही फोन के अंदर कुछ फोटोज किसी सिनेरियोज में अच्छी आ रही हैं, कुछ फोटोज किस सिनेरियो में अच्छी आ रही हैं। तो कहीं पर वीवो जीत रहा है, कहीं पर सैमसंग जीत रहा है, बट तुम्हारा भाई एक विनर तो निकालेगा भाई, इसलिए थोड़ी सी और तगड़ी वाली इन-डेप्थ टेस्टिंग करते हैं। अब सीन क्या है कि जैसे वीवो के अंदर हम लोग कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो टोन है ना थोड़ी वार्मर साइड में है, और मैं जब सैमसंग में सेम फोटो क्लिक कर रहा हूं तो उसकी जो टोन है वो थोड़ी कूलर साइड में है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी कि दोनों ही फोन का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना वो बहुत डिफरेंट है। सैमसंग थोड़ा ज्यादा अल्ट्रा वाइड यहाँ पे निकाल के देता है। अगर आप ये रेलिंग देखोगे तो कितनी ज्यादा वाइड सी हो रही है, वहीं पे ये जो है वीवो के अंदर इतनी ज्यादा बैंडिंग नहीं दे रही। मुझे नहीं पता था इतने ज्यादा वेरिएशन वाली फोटोज ये लोग निकालेंगे, बट स्टिल आई एम कैप्चरिंग, और एक बार स्टूडियो में चल के आराम से मैं चेक करूंगा, फिर आप लोग को इन डेप्थ बता पाऊंगा कि भाई कौन सी फोटो ज्यादा बेटर है।
तो ये दोनों ही फोन इस टाइम पर 4K वीडियो सपोर्ट करते हैं रिकॉर्डिंग में, लेकिन सैमसंग जो है 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और वीवो जो हमारा 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे सैमसंग मुझे देखने को मिला है कि भाई इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है काफ़ी ज़्यादा लाइक जूम्ड इन है, वहीं पे वीवो की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हमारे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बट 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे। लेकिन सैमसंग यार बहुत ज़्यादा जूम्ड इन है, तो ये थोड़ा सा अगर और हमारे पास फ्रेम होता ना तो सही रहता। बट यहाँ पे आप डायनामिक रेंज देख सकते हो, दोनों फ़ोन किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वो सॉरी फ़ोन एकदम से ऊपर आ गया था। मेरे को वीवो सही लग रहा है वीडियो के मामले में, लेकिन स्किन टोन जो है वो थोड़ी सैमसंग की बेटर लग रही है। सैमसंग के अंदर थोड़ी सी मेजेंटा टोन आ रही है, वीवो के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे वार्म टोन आ रही है। और आप लोग देखो अभी हम लोग डायरेक्टली थोड़े से क्लाउडी इन्वायरमेंट में है, पता चल जाएगा वो किस तरह की वीडियो दोनों ही फ़ोन रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं चल रहा हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि दोनों ही फ़ोन के अंदर EIS भी कैसा काम कर रहा है। यही सेम चीज़ हम लोग इसके बैक कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीवो के अंदर 4K 60 FPS नहीं है, 4K 30 है, और सैमसंग के अंदर 4K 60 FPS का सपोर्ट है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है, रिटर्नेस गिर जाती है हमारे को वीवो के अंदर, क्योंकि भाई 4K 30 FPS पे वो रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे वीडियो हमारे को निकाल के दे रहा है। जो कलर्स हैं वो भी सैमसंग के अंदर ज़्यादा बेटर आ रहे हैं बैक कैमरा से। अगर आप लोग देखो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। ये एक और एग्जाम्पल है जिसकी मैं हल्का सा पैनिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग हल्का पैन करते हो तो ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आता, बट अगर आप लोग तेज़ी से पैन करते हो तो फ़र्क पता चल जाता है। एंड स्किन टोन्स के मामले में कुछ ये हिसाब है दोनों ही फ़ोन्स का। सैमसंग की स्किन टोन ज़्यादा बेटर मुझे फील होती हैं वीडियो के मामले में। आप देख सकते हो सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे नो डाउट बेटर भी लग रहा है ओवरऑल क्वालिटी वाइज। एंड सेम चीज़ अगर आप लोग सैमसंग में देखोगे तो ये भाई 10x जूम कर लेता है वीडियो के अंदर 4K 60 FPS के अंदर। तो यहाँ पे क्वालिटी नो डाउट सैमसंग की ज़्यादा बेटर निकल आती है, स्मूथनेस भी ज़्यादा है, एंड ओवरऑल अगर आप डायनामिक रेंज देखोगे वो भी अच्छे से सैमसंग यहाँ पे मेंटेन कर पा रहा है। वीडियो के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, अगर हमको जूम करना तो हम लोग 2.9x तक जा सकते हैं। एंड ये है कुछ डिटेल इसकी वीवो के अंदर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में। एंड इस टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा विंड आ रही है, क्योंकि भाई ऊपर देख सकते हो काले बादल आ चुके हैं और इधर की साइड में अभी धूप थी, तो आपको पता चल जाएगा भाई किस तरह की क्वालिटी ये विंड के अंदर वॉइस की निकाल के दे पाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई वीवो जो है वीडियो के सेगमेंट में थोड़ा पीछे है एज कम्पेयर टू सैमसंग। सैमसंग की वीडियो क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा बेटर है, और यही चीज है जिस वजह से भाई वीवो हम लोग आपको वीडियो के लिए रिकमेंड नहीं करते। अगर आप लोग भाई वीडियो के लिए ही एक स्पेसिफिकली फोन ढूंढ रहे हो, आपको फिर भाई सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है और वो भी भाई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। फालतू का 4K 60 वाला हिसाब नहीं है इस फोन में। तो इसी वजह से भाई वीडियो के मामले में तो भाई सैमसंग को ही पिक करूंगा। लास्टली भाई दोनों ही फोन के बैटरी की बात करते हैं कि भाई एक्चुअली बैटरी में क्या फर्क है। तो सैमसंग के अंदर 4700 mAh का सेल दिया गया है, वीवो के अंदर 6500 mAh का सेल दिया गया है। एक भाई काफी ज्यादा भारी भरकम बैटरी हमें मिलती है वीवो के अंदर, और भाई सैमसंग के अंदर आपको 25 वॉट्स का ही चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि वीवो के अंदर 90 वॉट्स का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि चार्जर बॉक्स में मिल रहा है। 57 मिनट के आसपास इस वाले फोन को लगभग चार्ज होने में लगता है। 1 घंटा 25 या 1 घंटा 30 मिनट आपको इस वाले फोन को चार्ज करने में लगेगा 25 वॉट के चार्ज के साथ। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे वीवो बाजी मार जाता है हमारी ओवरऑल बैटरी के डिपार्टमेंट में। लेकिन जो SOT है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर सा आता है दोनों फोन का। हमारे को 9.5 घंटे के आसपास इस वीवो में मिल रहा है, वहीं पे 9.5-10 घंटे के आसपास हमारे को सैमसंग से भी मिल जाता है। एंड दोनों फोन के अंदर नेटवर्क के मामले में मेरे को कोई भी इशू नहीं आया। दोनों 5G सपोर्ट करते हैं, जियो का चलाओ एयरटेल का चलाओ इजीली चल जाता है। इंडिया के अंदर 5G की इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं, डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। मैंने नेटवर्क रिसेप्शन के अंदर दोनों ही फोन के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखी है। और सच बताऊं काफी लोग ट्विटर के ऊपर कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि फोन सारे सिमिलर बनते हैं, बट नेटवर्क के जो फ्लक्चुएशन उसकी वजह से फोन अलग तरीके से बिहेव करते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो वो डिपेंड करते हैं कि आपके वहां पे नेटवर्क्स हैं कैसे। खैर रही बात देखो यार एंड की, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग एक ऐसा फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हो तो आपको सैमसंग में बेटर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये फोन एक्चुअली 60,000 रुपए का था, बट ये सस्ता हो गया है अब, तो इस वजह से ये फोन थोड़ा बेटर लगेगा। वहीं पे वीवो आपको जिस प्राइस पे लॉन्च है, जो चीजें दे रहा है उस मामले में ये सही है। अगर आप लाइक इसकी फोटोज भी देखो और आप लोग इस फोन को ओवरऑल देखो, कलर भी देखो, डिस्प्ले देखो, ये फोन भी लेने लायक है। अगर आप लोग ऑफलाइन जाते हो तो अगर आपको ये फोन मिलता है तो अगर आपने ले लिया है आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फोन से। बाकी आप लोग अपने विचार या देखो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा और क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर। और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो तो भाई आपको पता है प्रोडक्ट टैग कर रखा है। और बस यार यही वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।